Starting with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Being Accountant Platform. Your facilitator here, मोहम्मद अली. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 7. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री के बारे में. दैट इज आज चैप्टर नंबर 4. सो फार हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं कास्ट अकाउंटिंग के, और ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें 6 लेक्चर पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और ये आज लेक्चर नंबर 7 जो है रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंट्री के बारे में. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आपको इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के बारे में प्रॉब्लम हो रही होती है या आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में इश्यूज हैं तो आप ये लेक्चर देखें. होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इन्वेंट्री है क्या, और पीरियडिक इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है, और जो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है. हमारे पास 3 मेथड है यहाँ पे, फीफो, लीफो और एवरेज. फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज मींस दोनों को हम क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं. जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनको टोटल, जो प्रोडक्ट होते हैं टोटल यूनिट्स, उसको हम कॉस्ट से जो है डिवाइड कर रहे होते हैं. तो फिर हमारे पास एवरेज आ रही होती है. एवरेज सिंपल एवरेज जैसे आप ले रहे होते हैं चीज़ों की. तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. व्हाट इज इन्वेंट्री? A physical resource that a firm holds in stock with the intent of selling it or transforming it into a more valuable state. अब इन्वेंट्री है क्या? इन्वेंट्री वैसे तो आपका करंट एसेट है जो आप सेल करने के लिए होल्ड कर रहे हैं. अब एक कि ऐसी फिजिकल रिसोर्स है जिसको कंपनी रखती है इस इरादे से कि वो उसको सेल करेगी. अब अगर आप मर्चेंडाइज की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको बनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं जो स्टोर रूम में रखी हुई होती हैं, या जो आपके वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे उन्होंने स्टोर की हुई होती हैं. अब इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना, इन्वेंट्री को स्टोर करना क्यों लाजिम होता है? ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो फिर आपने वो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, और अगर आपके पास वो स्टॉक में नहीं होगी, वेयर हाउस में नहीं होगी, तो फिर आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये आप डेली लाइफ के एग्जांपल्स में भी देख रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और वहाँ पे आप जाके कहते हैं कि मुझे ये दवाई चाहिए. अब कुछ दवाई तो उसने रखी होती है अपने ही वहाँ पे स्टोर में, लेकिन कुछ दवाई जो है उसने अपने स्टोर रूम में या वेयर हाउस में भी रखी होती है, गोदाम में, कि अगर यहाँ से कुछ स्टॉक खत्म हो जाता है तो फिर वो वहाँ से ले आएगा. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? तो फिर उसका जो कस्टमर है वो वहाँ से चला जाएगा. ऑफ कोर्स उसके पास वो चीज़ नहीं होगी, वो जब दोबारा ऑर्डर करे फिर वो उसके पास चीज़ें हैं. तो इस वजह से कंपनीज क्या कर रही होती है, अपना एक वेयर हाउस या स्टोर रूम होता है वहाँ पे कुछ इन्वेंट्री स्टॉक करके रखती हैं. सो ये हमने बात की मर्चेंडाइज की. अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है, फिनिश गुड्स होते हैं. अब आप क्या कर रहे होते हैं? इनको प्रोसेस कर रहे होते हैं एक दूसरे जो है ना, ऐसे कह लें कि कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, वर्क इन प्रोसेस, देन फिनिश गुड्स. तो अब रॉ मटेरियल की शेप चेंज होगी और एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन गया. सो ये क्या है? आपका करंट एसेट है. तो दैट इज अबाउट इन्वेंट्री. अब हम बात करते हैं पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम की. अब पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इन्वेंट्री को जो है कैलकुलेट किया जाता है या गिना जाता है एक टाइम पीरियड के बाद. अब वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है? टाइम पीरियड आपका साल का हो सकता है जिसको आप एनुअली कहते हैं, सेमी एनुअली हो सकता है मीन्स 6 महीने के बाद, या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है, हर 3 महीने के बाद. आपके 4 क्वार्टर होते हैं साल में, 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने. सो डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी के वो उसको कितने पीरियड के बाद काउंट कर रही है. सो अगर एक टाइम पीरियड के बाद काउंटिंग हो रही है आपकी इन्वेंट्री की, तो फिर आपके पास ये पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम है. अब सवाल ये है कि कैलकुलेशन क्यों? भाई कैलकुलेशन इस वजह से लाजमी है ताकि आप ट्रैक कर सकें अपने रिकॉर्ड को कि कितनी इन्वेंट्री आपकी सेल आउट हो गई है और कितनी रह रही है. सो आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो आप उनको काउंट कर रहे होते हैं. अब
किस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं, या तो आप पीरियडिक वे में करें कि एक सर्टेन टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद आप उसको काउंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम। जहाँ पे आप एक टाइम पीरियड जो आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है, साल का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। सो मोस्टली कंपनीज क्या करते हैं, एनुअली उसको कैलकुलेट कर रही होती हैं। Perpetual inventory system. Perpetual inventory system is a continuous accounting practice that record inventory changes in a real time without the need for physical inventory. So the book inventory actively shows the real stock. अब perpetual क्या है, periodic के बिल्कुल अपोजिट है। परपेचुअल में ये होता है कि आप हर ट्रांजिशन के बाद इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अपडेट कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं कि रियल टाइम में आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। वहां पे टाइम पीरियड गिवन था, डिफाइंड था कि 6 महीने साल के बाद काउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। परपेचुअल में जैसे ही आपकी एंट्री होगी, आप काउंट करेंगे अपनी इन्वेंट्री को कि भाई इस वक्त हमारी कितनी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। सो परपेचुअल इन्वेंट्री मीन्स आपके हर एंट्री के बाद आप क्या कर रहे होते हैं, हर सेल के बाद, हर परचेज के बाद अपनी इन्वेंट्री को काउंट कर रहे होते हैं। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक इन्वेंट्री एंड परपेचुअल इन्वेंट्री। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नाउ टॉकिंग अबाउट दी मेथड्स। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम फीफो मेथड कहते हैं। FIFO method assumes that the last unit to arrive in inventory or more recent is sold first. The first in, first out method assumes that the oldest unit of inventory is the sold first. The company must contain following information regarding inventory: date of receiving, number of units received, and cost of each unit. So first in, first out का मतलब क्या है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। करेक्ट। जो चीज़ हम पहले खरीदते हैं वो हम पहले बेचते हैं। ये आप जो भी बिजनेस देख रहे होते हैं अपने सराउंडिंग में, वहाँ पे मोस्टली यूं ही हो रहा होता है कि जो चीज़ पहले दुकानदार खरीद के आते हैं या बिजनेस खरीद के आते हैं उसको पहले सेल करते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ पहले आई थी वो पहले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेट वाइज काउंट करें, एक फर्स्ट डेट से स्टार्ट हुआ है बिजनेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ परचेजिंग हो रही है, 7 8 9 10 12 15 20 25 तारीख हो गई। तो अब अगर उसकी सेल हो रही है तो वो कौन सी चीज जो है पहले सेल करेगा, ऑफ कोर्स जो उसने फर्स्ट डेट को परचेज की हुई है, सेकंड को या थर्ड को, वो पहले सेल करेगा। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो चीज पहले आई है वो चीज आप पहले बेचेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका मतलब है कि जो चीज बाद में परचेज की गई है वो पहले बेची जाएगी। So it is an opposite of FIFO method. LIFO method assumes that the last inventory to arrive in inventory is sold first. The older inventory therefore is left over at the end of the accounting period. Of course, अगर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात करें, जो चीज़ हमने बाद में परचेज की है वो हम सेल कर रहे हैं, तो जो पहले से चीज़ें परचेज की हुई हैं वो हमारे स्टॉक में पड़ी होगी। नाउ डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी, कंपनी के मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कौन से मेथड को प्रेफरेंस दे रही है और उसके पीछे उसकी क्या लॉजिक है। अब डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट पे कि जब आप चीज़ों को सेल कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आप कौन सी काउंट कर रहे हैं। और फिर आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे फीफो और लीफो में, क्योंकि उनकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है वो डिफर कर रही होती है। किस तरीके से, वो जब आगे सवाल हो रहा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ आप ये समझें कि फीफो और लीफो में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, सो टॉकिंग अबाउट एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड, under the average cost method, it is assumed that the cost of inventory is based on the average cost of the goods available for the sale during the period. The average cost is computed by dividing the total cost of goods available for sale by the total units available for sale. अब एवरेज जैसे आपने की होगी, एवरेज सिंपल कैलकुलेशन में अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो चीजें हैं, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पांच है, टोटल मैंने आपको कितने बताई, चार मरतबा बताई चीजें, 2 3 4 5। हम इनको प्लस करेंगे आपस में, पहले 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14।
दो, तीन, चार, पाँच, इस तरीके से आप इनको क्या कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं, और अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज द बेसिकली मेथड ऑफ एवरेज कैलकुलेशन, कि आप क्या कर रहे होते हैं, पहले चीज़ों को आपस में कंबाइन करते हैं, टोटल करते हैं, और उसके बाद जितने नंबर्स थे उससे आप उनको डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एवरेज आ जाती है। सो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि जो आपके पास गुड्स होते हैं उसकी क्या कर रहे होते हैं, अब एवरेज निकाल रहे होते हैं। सो यहाँ पे होता ये है कि जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, एक जैसे होते हैं, और उनकी कॉस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो फिर वो क्या कर रहे होते हैं, एवरेज कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। जो आपके पास टोटल कास्ट ऑफ गुड्स होती है, जो टोटल कॉस्ट है उसकी, उसको आप टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज कास्ट मेथड आ जाएगा। सो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट, और अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल पार्ट पे। हम फीफो मेथड वाला एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी फीफो की कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है। ओके जी, सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन फीफो मेथड। मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर द फीफो मेथड। अब यहाँ पे डेट भी गिवन है और पर्टिकुलर्स भी गिवन है। December 1 पे रिसीव कर रहे हैं 700 यूनिट्स, 8 रुपीज़ 30 पर यूनिट। अब यहाँ पे 8 देख के परेशान नहीं होना है, 8 का मतलब है कि हर एक यूनिट की कीमत कितनी है। अगर हम कह रहे हैं कि हमने 700 यूनिट्स खरीदे हैं, 30 रुपए का एक यूनिट है, तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब पहले मैं आपको डेटा बता जाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सो December 10 को उन्होंने रिसीव किए 200 यूनिट्स, 8 रुपीज़ 26, एच ईच यूनिट इज रुपीज़ 26, 200 यूनिट। फिर उन्होंने इशू किए 800 यूनिट्स। अब यहाँ पे प्राइस नहीं गिवन है, प्राइस हमें यहाँ से खुद ही मालूम करनी होगी जिस पे हमने उसको परचेज किया हुआ होगा। क्योंकि हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, जो पहले आए हुए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले मेथड के हिसाब से। फिर उन्होंने रिसीव किए 500 यूनिट्स, 8 रुपीज़ 38, हर एक यूनिट की कीमत है 38 रुपीज़, 500 यूनिट। और उसके बाद फिर इशू किए 450 यूनिट्स, फिर रिसीव किए 300 यूनिट्स, 8 रुपीज़ 28। नाउ इट डिफर्स के कॉस्ट जो है कितनी होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है जब आप परचेज कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लेजर बनाना है, स्टोर लेजर है। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक हुआ है रिसीव और दूसरा हुआ इशू। कि आपके पास वेयर हाउस में इन्वेंट्री आ रही है और आप फिर उसको इशू कर रहे हैं। आप इसको यूं भी कंसीडर कर सकते हैं कि आप परचेज कर रहे हो और फिर आप इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सो दोनों टर्म्स यूज हो सकती हैं। यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है वो ये हुई है कि आप रिसीव कर रहे हो फिर इसको इशू कर रहे हैं। अब इसके लिए आपके पास एक फॉर्मेट गिवन है, जिसमें सबसे पहले आपके पास मौजूद होती है डेट, उसके बाद रिसीव का कॉलम, इशूड कॉलम और बैलेंस कॉलम। अब जो रिसीव कॉलम है उसमें भी आपके पास तीन चीज़ें आएंगी, कितनी क्वांटिटी है, और उसकी प्राइस कितनी है, और उसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। इट मीन्स क्वांटिटी मीन्स कि उसकी तादाद कितनी है, और कीमत उसकी कितनी है एक यूनिट की, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। सो ये आपको हर कॉलम में लिखने होंगे तीन चीज़ें। इश्यूड में भी यही होगा और बैलेंस में भी होगा। अब रिसीव का मतलब है आपको कितने रिसीव हुई हैं, आपने कितने इशू किए हैं, और आपके पास अभी बैलेंस कितना है। अगर आप इसको कहें कि आपने परचेज कितनी की है, आपने सेल कितनी की है, और आपके पास बैलेंस कितना है, तो आप यूं भी कह सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट कि आपने रिसीव किए हैं 700 यूनिट्स ऑन December 1, 8 रुपीज़ 30। सो हमने क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है, तो हम जाएंगे रिसीव वाले कॉलम पे, और हमने लिखा December 1 में हमने 700 यूनिट रिसीव किए 30 रुपीज़ के हिसाब से। सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, 700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो आपने जो अमाउंट पे किया है इसके लिए वो किया है 21,000। गॉट इट। 700 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 21,000 पे जवाब आएगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपने रिसीव किए, तो आपने इसका लिखना है बैलेंस। ये आपके पास बैलेंस में आ गई इन्वेंट्री। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री हो सकती थी ऑलरेडी, वो यहाँ पे है नहीं। अगर वो होती तो आपके पास, हम उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको बैलेंस में रखते हैं। चले जी। सो द नेक्स्ट एंट्री वी हैव रिसीव 200 यूनिट्स, 8 रुपीज़ 26 पर यूनिट।
सो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिसीव्ड 200/26। तो अगर 200 यूनिट आप खरीद रहे हैं 26 रुपए के हिसाब से, तो ये कितने के हो जाएंगे? 5200 के। ओके जी, लेट अस कैलकुलेट के इतने हो रहे हैं। अब भी इसको चेक कर लें। 200/26, 5200। ओके जी। सो अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना है कि जब आप इसको बैलेंस कर रहे होंगे, बैलेंस करने से पहले आपने क्या करना है, वो जो पहले वाली रकम गिवन है, जो बैलेंस में यूनिट्स गिवन है, उनको पहले रखना है यहाँ पे। पहले उनको नीचे उतार के आप रखेंगे, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास चीज़ें परचेज हुई हैं, जैसे यहाँ पे 200 यूनिट आए हैं, तो फिर उसको बाद में आपने उसके नीचे रख देना है। सो अब अगर आप देखेंगे आपके पास कितने यूनिट है, 700 यूनिट है और 200 यूनिट है। अब 700 जो यूनिट है वो 30 रुपीज़ के हिसाब से, और जो 200 यूनिट है वो 26 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये 21,000 के और ये 5200 के। सो होपफुली आपको ये वाला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल क्या किया है, पहले वाला जो बैलेंस लिखा हुआ था और जो हमने बाद में परचेज किया है, तो पहले ये वाला जो बैलेंस है हमने रखा, और उसके बाद जो हमने परचेजिंग की है वो हमने यहाँ पे रखी है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने इशू किए हैं 800 यूनिट्स। अब इशू कर रहे हैं मीन्स हम अपने डिपार्टमेंट से बाहर भेज रहे हैं वो चीज़ें, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, हम सेल भी कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फीफो मेथड की। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ पहले आई है वो चीज़ पहले जाएगी। सो अगर हमें 800 यूनिट सेल करने हैं या इशू करने हैं, तो पहले 700 यूनिट कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे, जो हमारे पास पहले के यूनिट हैं। सो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सो 700 यूनिट प्राइस कितनी थी? 30 रुपीज़ के हिसाब से थी। अब देखें यहाँ पे प्राइस आ गई आपकी, जो हम कह रहे थे कि हमें यहाँ से लेनी होगी फीफो में से। सो 700 यूनिट जो आपने इशू किए वो किए 30 रुपीज़ के हिसाब से। अब क्योंकि टोटल 800 यूनिट करने थे, तो बाकी रह गया 100 यूनिट। तो 100 यूनिट आप कहाँ से लेंगे? 100 यूनिट लेंगे आप जो आपके लास्ट वाले यूनिट हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं। सो मैंने सेम कलर कर दिया इसको। 200 में से आपके 100 यूनिट गए। सो अगर आप देखें 700 यूनिट थे आपके पास, और 700 ही आपसे चले गए, तो आपके पास कितने यूनिट रह गए यहाँ पे फर्स्ट में? फर्स्ट रो इज नाउ एम्प्टी, ये 0 यूनिट हो गए। अब 200 यूनिट में से 100 यूनिट गए, तो आपके पास कितने रह गए? 100 यूनिट अभी बाकी हैं। अब उनकी प्राइस कितनी थी? 26 रुपये। तो आपके पास अभी 100 यूनिट मौजूद हैं जिनकी कीमत है 2600 रुपये। 100 × 26 इज इक्वल टू 2600। आई होप कि ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज रिसीव्ड 500 यूनिट 8 रुपीज़ 38। सो हमने क्या करना है, हम आएंगे यहाँ पे रिसीव वाले कॉलम में, और यहाँ पे इस रो में हमने लिखा कि भाई हमें 500 यूनिट रिसीव हो रहे हैं, 38 रुपीज़ का एक यूनिट है, तो ये हो जाएंगे 19,000 के। अच्छा जी, अगेन सेम स्टेप रिपीट करेंगे। अब हमारे पास जो यूनिट लिखे हुए थे उसको हम पहले यहाँ रखेंगे। ये हमने यहाँ पे नीचे इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब जो हमारे पास 500 यूनिट आए हैं वो हम इसके नीचे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम अगर हम देखें हमारे पास, तो 100 यूनिट थे और 500 हमने और ख़रीद लिए। 100 यूनिट जो थे उनकी कीमत है 26 रुपये के हिसाब से, और जो 500 यूनिट अब हमने खरीदे हैं वो है 38 रुपये के हिसाब से। सो द नेक्स्ट एंट्री वी हैव, ये वाली एंट्री हो गई हमारे पास, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं। इशूड 450 यूनिट्स। अब 450 यूनिट्स हमें इशू करने हैं। अगर हम देखें हमारे पास कितने यूनिट हैं यहाँ पे, 100 यूनिट्स हैं और 500 यूनिट्स हैं। तो पहले हमारे कौन से यूनिट जाएंगे? ये वाले 100 यूनिट्स जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ से ये 100 यूनिट गए। अब क्योंकि टोटल हमें 450 यूनिट देने हैं, क्योंकि वो हमें एंट्री में यही कह रहा है कि आपने 450 यूनिट्स इशू करने हैं। हमने अगर 100 यूनिट्स यहाँ से ले लिए, तो बाकी कितने यूनिट रहेंगे? 350 यूनिट्स हमें बाकी देने हैं 450 यूनिट्स को पूरा करने के लिए। तो अब ये जो हमारे पास 350 यूनिट्स हैं, ये हमने लेने 500 यूनिट में से। ओके जी, लेट अस चेंज द कलर। ये जैसे आपको क्लियर हो जाए कि ये यूनिट कहाँ से लिए गए हैं, ये यूनिट यहाँ से लिए गए हैं। सो 500 में से 350 यूनिट्स गए।
सो अगर आप देखेंगे तो 100 यूनिट थे, 100 के 100 यूनिट चले गए तो यहाँ पे हो गए 0 0। और यहाँ पे 500 यूनिट्स थे, यहाँ से 350 यूनिट्स गए तो अभी भी आपके पास 150 यूनिट्स बाकी हैं। दैट इज द सेम प्रोसेस जो हमने पहले अप्लाई किया। अब जो 100 यूनिट की प्राइस थी वो 26 के हिसाब से थी, और जो 350 की प्राइस है वो 38 के हिसाब से। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट एंट्री वी हैव ऑन अ बोर्ड इज December 28 रिसीव्ड 300 यूनिट्स एट ₹28। अगेन जी हम आएंगे रिसीव वाले कॉलम में, और हमने December 28 की डेट लिखी। हमने कहा कि 300 यूनिट हमने परचेज किए हैं 28 रुपीज़ के हिसाब से, हो गए 8400 के। अच्छा जी, तो ये 150 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। पहले ये लिखेंगे और इसके बाद अब हम ये वाले यूनिट लिखेंगे जो हमने 300 यूनिट परचेज किए हैं 28 के हिसाब से। सो हेयर वी गो, हमारे पास इस वक्त मौजूद है 150 यूनिट्स और 300 यूनिट्स। सो टोटल हमारे पास 450 यूनिट्स हैं, लेकिन इनकी प्राइस डिफरेंट है। 150 यूनिट्स की 38 रुपीज़ प्राइस है पर यूनिट, और 300 की जो है 28 रुपीज़ प्राइस है। अच्छा जी, सो वी हैव लास्ट एंट्री इशू 250 यूनिट्स। अब 250 यूनिट्स हम इशू करने हैं, तो हम आएंगे इशू वाले कॉलम में। अब हमारे पास देखें तो हमारे पास 150 यूनिट्स ऑलरेडी है। अब 150 यूनिट्स हमने यहाँ पे पहले ये देने हैं, यहाँ से 38 रुपीज़ के हिसाब से। सही हो गया जी, 150 यूनिट थे, 150 दे दिए। अब हमें टोटल क्योंकि 250 यूनिट्स देने थे तो 300 में से अभी हमें और कितने यूनिट देने होंगे, 100 यूनिट देने होंगे। तो इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सो 300 यूनिट में से हमने 100 यूनिट ले लिए यहाँ से। अब अगर आप देखें तो 150 यूनिट्स थे वो हमारे सेल हो गए, और 300 यूनिट में से 100 यूनिट गए तो अभी हमारे पास 200 यूनिट बाकी हैं, और उनकी कीमत कितनी है, 28 रुपीज़ के हिसाब से है। तो आपका जो बकाया बैलेंस रहता है वो है 200 यूनिट्स बाय 28। तो आपके पास अभी भी 5600 की इन्वेंट्री बाकी है। सो दैट इज़ अबाउट द कैलकुलेशन कि आप किस तरीके से इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ये हमने सीखा फीफो मेथड। और अगर आपको ये वाला सारा मेथड क्लियर हो गया है तो फिर आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिसीव हुए 500 यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से, और फिर रिसीव हुए आपको 300 यूनिट्स 24 रुपीज़ के हिसाब से। आपने इशू किए 700 यूनिट्स, फिर आपको रिसीव हुए 400 यूनिट्स 8 रुपीज़ 28 पर यूनिट। आप इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स, अगेन यू आर रिसीविंग 500 यूनिट्स 8 रुपीज़ 22 पर यूनिट। एट द एंड यू आर इशूइंग 200 यूनिट्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे कह सकते हैं असाइनमेंट है। अगर आपको ऊपर वाला मेथड समझ में आया है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज़ अबाउट द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।